Hello students. Now we are going to start our sixth stanza of the choric song from Tennyson's Lotus Eaters. Myself, Dr. Panchali Sharma, SCRS Government College, सवाई माधोपुर। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा, जहां हमने कोरिक सॉन्ग का फिफ्थ स्टांजा फिनिश किया था, अब हम सिक्स स्टांजा स्टार्ट करेंगे with line number 114. Dear is the memory of our wedded lives and dear the last embraces of our wives. Last stanza जहाँ हमने छोड़ा था, जहाँ पर वो बात कर रहे थे या रिकॉल कर रहे थे अपनी लव चाइल्डहुड को, इन्फेंसी के ओल्ड फेसेस को, एंड with that end of that stanza they dreamt of their bodies being buried in the graves and they are reduced to ashes, 2 handfuls of white dust की बात की थी जहाँ हमने लास्ट stanza छोड़ा था। Now with this line number 114, dear is the memory of our wedded lives and dear the last embraces of our wives. उनको याद आ रहा है the loving memory of their married happy married life, और किस तरह से उनकी वाइफ्स का parting embrace, hot tears that gushed out of their hearts of their wives, burning with love and grief. वो प्रेशियस मोमेंट्स उन्हें याद आ रहे हैं, बट उनको साथ ही ये रियलाइज़ हो रहा है all these things must have changed by this time, क्योंकि अभी भी वो याद कर रहे हैं। they still remember their lives at home where they have wives waiting for them. वो फॉन्ड मेमोरीज अभी भी उनके पास है कि किस तरह से वो अपनी वाइफ्स को हक करके, पार्टिंग किस करके, एम्ब्रेस करके आए थे, कैसे उनकी वाइफ्स के हॉट टीयर्स को वो याद कर रहे हैं। तो वो अपनी मैरिड लाइफ को याद कर रहे हैं, अपनी वाइफ की लास्ट एम्ब्रेस को, पार्टिंग एम्ब्रेस को याद कर रहे हैं, उन वार्म टीयर्स को याद कर रहे हैं। एंड देयर वार्म टीयर्स बट ऑल हैड सफर्ड चेंज, यानी वो सब चीज़ें थी बट अब वो सब बदल चुका होगा। फॉर श्योरली नाउ आवर हाउस होल्ड हर्ट्स आर कोल्ड। तो आफ्टर अ लिटिल पॉज, ये जो पॉज होता है लिटरेचर में, दिस इज कॉल्ड सेजुरा। इन द मिडल ऑफ लाइन 116th लाइन जो है, द सिंगिंग सेलर्स शिफ्ट देयर मूड अ लिटिल, दे मिस देयर वाइफ्स। लेकिन उनको लग रहा है कि प्रोबेबली सब कुछ चेंज हो चुका है वहाँ पर। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। तो अब उनके जो हाउस होल्ड हर्ट्स हैं, दे आर कोल्ड, यानी वो घर के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके होंगे। दैट लास्ट बिट इज़ अ मेटाफर। घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके होंगे, दैट मीन्स देयर फैमिलीज मस्ट हैव फॉरगॉटन देम बाय दिस टाइम। Coldness is emotional as well as physical. Basically, they worry that their families don't love them anymore. Our sons inherit us, our looks are strange, and we should come like ghosts to trouble joy. अब उनको लग रहा है कि उनके जो सन्स हैं उन्होंने उनकी इनहेरिटेंस को टेक ओवर कर लिया होगा। वो उन्हें रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे अगर वो घर पहुंच भी जाते हैं, और अगर पहुंच भी जाते हैं दे वुड शुड कम लाइक गोस्ट टू ट्रबल जॉय। अपने घर पहुंचने पर दे थिंक दे वुड सीम लाइक गोस्ट, अपसेटिंग द कंफर्टिंग लाइफ ऑफ देयर फैमिलीज़। क्योंकि अब इतने लंबे टाइम तक वो अपने फैमिली से दूर रहे हैं, अब अचानक से उनका घर पहुंच जाना उनकी कंफर्टेबल लाइफ को
एकदम अपसेट कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा और उनकी लाइफ में वो एज गोस्ट. नाउ दिस इज़ प्रोबेबली समथिंग every soldier or sailor worries. It is pretty clear that these guys are also looking for reasons not to go home, which of course by now they are too lazy to do. एक तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, दूसरा नॉर्कोटिक इफ़ेक्ट है उस फ्लावर्स का, उस प्लांट्स का जो वो कंज्यूम कर रहे हैं दिन रात, और दूसरा कि वो ये नहीं चाहते कि अब अपनी फैमिली के पास जाकर वो उनकी कंफर्टेबल और चेयरफुल लाइफ में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे. इसीलिए वो ये कह रहे हैं दैट आवर सन्स इनहेरिट अस. उन्हें इनहेरिटेंस मिल गया है, वो उनको पोजेशन मिल गया है, वो फैमिली के हेड बन गए हैं, उनको सारी प्रॉपर्टी मिल गई है, वो सक्सीड कर लिया है उन्होंने. नेचुरली फादर के बाद सन को सब कुछ मिलता है तो वो मिल चुका है. एंड अब जब हम आर लुक्स आर स्ट्रेंज एंड वी शुड कम लाइक गोज टू ट्रबल जॉय. लुक्स आर स्ट्रेंज का मतलब है हमारी जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है. तो नेचुरली वहाँ हमें कोई नहीं पहचानेगा, हम वहाँ के लिए स्ट्रेंजर्स हैं. 10 साल पहले जब वो वॉर के लिए निकले थे और अब इतने साल बाद जब वो घर पहुँचेंगे तो वी शुड कम लाइक गोज टू ट्रबल जॉय. जो चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि हमारा घर पहुँचना, आर कमिंग बैक विल ओनली डिस्टर्ब उनके जॉयज़ को. उनकी वाइफ, उनके चिल्ड्रन जो है, जो एक कंफर्टेबल और जॉयफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसमें एक टर्मोइल आ जाएगा, उठापटक हो जाएगी, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, लाइक द अपीयरेंस ऑफ अ गोस्ट. Or else the island princes overbold have eaten our substance and the minstrel sings. या फिर इस टाइम तक वो ये भी मानते हैं कि जो आइलैंड प्रिंसेस जो ज़्यादा ओवरबोल्ड थे, करेजियस थे, वो आइलैंड प्रिंसेस का मतलब यहाँ पर उस आइलैंड के आसपास जिस घर पर जहाँ वो रहा करते थे, प्रिंसेस और चीफ्स ऑफ द आइलैंड, जो उनके घर के आसपास के जो आइलैंड्स थे, उनके जो प्रिंसेस हैं उन्होंने ओवरटेक कर लिया होगा, है ना. एंड हैव ईट आर सब्सटेंस एंड द मिन्स्ट्रल सिंग्स. और वो कह रहा है कि ईट को यहाँ पे उसने पास्ट पार्टिसिपल सेंस में यूज़ किया है. इंस्टेड ऑफ एट, हैव ईट आर सब्सटेंस मीन्स हैव एन्जॉयड आर गुड्स. हमारा सामान उन्होंने ले लिया होगा. मिन्स्ट्रल क्या होता था कि पहले जब इस तरह से मिन्स्ट्रल्स होते हैं जो राजा के दरबार में जो कवि होते हैं, जो देश के वीरों का गान करते हैं, गान करने वाले जो बताते हैं कि हमारे लेजेंडरी हीरोज़ थे जो बहुत बहादुर थे, वो युद्ध में गए, उन्होंने युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया, फिर वो युद्ध में शहीद हो गए, लाइक दैट. तो हमारे जो मिन्स्ट्रल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी हमारे बारे में इस तरह के सॉन्ग्स जो हैं वो गा चुके होंगे. तो अननेसेसरीली वहाँ जाकर हम लाइफ में हमारे फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में कोई हैवॉक क्रिएट नहीं करना चाहते हैं. दैट दे वांट टू से दैट दे थिंक मे बी द रूलर्स बैक वेयर दे लिव हैव टेकन देयर लैंड, ईट आर सब्सटेंसेस. हमारे उसको कंज्यूम कर लिया होगा, हमारे गुड्स को, हमारे सब्सटेंसेस को, इसलिए देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग बैक. Before them of the 10 years war in Troy and our great deeds, half forgotten things. तो यहाँ उनका दुख, उनका दर्द क्लियरली दिखाई दे रहा है. वो कहता है कि वो जो मिन्स्ट्रल्स हैं, वो जो अपने गीतों में बता चुके हैं, सिंगिंग अबाउट लॉन्ग वॉर इन ट्रॉय, है ना,
10 ईयर्स का जो वॉर चला था ट्रॉय का, उसके बारे में राज दरबार में वो गा चुके हैं, और उसमें शहीद होने वाले सैनिकों के बारे में, सेलर्स के बारे में भी वो बता चुके हैं. एंड आर ग्रेट डीड्स इज हाफ फॉरगॉटन थिंग्स. तो वो कह रहा है वो जो चारण होते थे, जैसे राजपूत जो राजा महाराजा होते थे, वो उनके यहाँ पे उनके राज दरबार में चारन्स हुआ करते थे. इन चारन्स का काम क्या होता था कि जो लेजेंडरी हीरोज़ हैं उनकी वीर गाथा के बारे में वो गा के सुनाया करते थे, ताकि सभी लोग उनके बारे में जानें. सो यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं कि बिफोर देम ऑफ द 10 ईयर्स वॉर इन ट्रॉय. अर्लियर लाइंस में जो हमने मिन्स्ट्रल देखा था, चारण के बारे में बात कर रहे थे कि वो क्या गा रहे हैं. वो गाते हैं बताते हैं लोगों को कि ट्रॉय का जो वॉर है वो 10 ईयर्स तक चला था, और इन लोगों ने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, और उनकी हीरोइक डीड्स के बारे में बता रहे हैं, उनकी डेथ के बारे में बता रहे हैं. तो हमारी ग्रेट डीड्स के बारे में वो गाकर बता चुके हैं. एंड एज हाफ फॉरगॉटन थिंग्स, और इस प्रेजेंट टाइम में वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, दे आर हाफ फॉरगॉटन थिंग्स. यानी लोग अब भूल चुके हैं उन बातों को. तो अननेसेसरली वहाँ जाके वहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, एक डिसऑर्डर क्रिएट करना, उसका कोई सेंस नहीं है. सो दीज ग्रीक्स हैव बीन अवे फ्रॉम देयर होम आइलैंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. और अब वो इमेजिन कर रहे हैं कि इफ़ फॉक्स थिंक ऑफ द वॉर एट ऑल, इट इज़ जस्ट एज अ हाफ मेमोरी एन ओल्ड सॉन्ग द मिन्स्ट्रल सिंग्स टू पास द टाइम. वो जो मिन्स्ट्रल्स ने जो गाना गाया है वो सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए गा चुके हैं. अब वो दे आर नॉट रेडी फॉर दिस कि इतने टाइम बाद दीज पीपल जिनको अभी तक वो मरा हुआ समझ रहे हैं, है ना, जिन्हें सोच चुके हैं कि वो मर चुके होंगे, अब ऑल ऑफ ए सडन अचानक से वो एक दिन हमारे सामने आके खड़े हो जाएं, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली बात होगी. एंड दे आर नॉट रेडी फॉर दैट. इज़ देयर कन्फ्यूजन द लिटिल आइल, लेट वॉट इज़ ब्रोकन सो रिमेन. इसीलिए वो कह रहे हैं कि वहाँ हमारे जाने से उस छोटे से आइलैंड में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जो चीज़ें टूट चुकी हैं उनको वैसा के वैसा रहने दो. मे बी थिंग्स हैव फॉलन अपार्ट. उनके होम आइलैंड्स में, इथाका में की बात वो कर रहे हैं जहाँ का यूलिसिस राजा था. मे बी देयर इज़ कन्फ्यूजन, स्ट्रगल एंड स्ट्राइव जो भी हो चुकी है. सेलर्स आर गोइंग टू वरी अबाउट इट, इट्स नॉट देयर जॉब. तो जो चीज़ें टूट चुकी हैं उनको वैसे ही रहने दो, इस सोच के साथ वो वहीं पे रहना चाहते हैं. द गॉड्स आर हार्ड टू रिकनसाइल, इट्स हार्ड टू सेटल ऑर्डर वंस अगेन. यानी गॉड्स आर हार्ड टू रिकनसाइल. वंस द गॉड्स आर ऑफेंडेड, उनको फिर से मनाना. गॉड्स ने हमें पनिश किया है बाय सेंडिंग डिसऑर्डर. इट्स डिफ़िकल्ट टू, देवताओं के नाराज़ होने के बाद उनको प्रसन्न करना जो है बहुत ही मुश्किल है. इट्स हार्ड टू सेटल ऑर्डर वंस अगेन. वो जो डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, उसको सेटल करना, उसको ऑर्डर में लाना, फिर से वो व्यवस्था स्थापित करना बहुत मुश्किल है. कन्फ्यूजन वर्स देन डेथ. सो उनके वहाँ पहुँचने से जो कन्फ्यूजन होगा, इट इज़ वर्स देन डेथ. अभी उन्होंने उनकी डेथ को स्वीकार कर लिया है, मान लिया है. दे आर नो मोर. Basically, as we knew already, these fellows are feeling pretty lazy, and so they are making up excuses why they don't need to go home. In line number 1 to 8, there's confusion worse than death, trouble on trouble, pain on pain. इसलिए वो कह रहा है sailors slip back into their depressed theme. कितनी मुश्किल टेरिबल लाइफ हो जाएगी अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे. वो लोग जो हमें मरा हुआ मान चुके हैं, उनके सामने जाके खड़े हो जाएंगे तो उनकी सफरिंग्स और बढ़ जाएंगी. तो वहाँ पर जो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जो डेथ से भी वर्स होगा, जो ट्रबल और पेन उनके घर वालों को सहन करना पड़ेगा, उससे वो बहुत डरे हुए हैं. इसीलिए वो बार बार इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, ट्रबल ऑन ट्रबल, पेन ऑन पेन. ये जो रेपिटिशन ट्रबल और पेन वर्ड्स को, ट्रबल, पेन, कन्फ्यूजन, ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ताकि अपनी उस बात को प्रूव करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए
that what they are thinking is right. Long labor unto aged breath, so tasked to hearts worn out by many wars. उनकी bottom line क्या है? We are old and tired. They don't want to work anymore. Labor जो है long labor unto aged breath, बूढ़े हो चुके हैं, हाँफने लगते हैं आप, मुश्किल काम नहीं होगा. ओरिंग का जो मुश्किल काम है समुद्र को पार करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है. सो टास्क टू हार्ट्स वोन आउट बाय मैनी वॉर्स. नाउ ये उनके लिए बहुत ही सोर टास्क इज हार्ड जॉब. ठीक है, अभी वो नहीं करना चाहते. उनके हार्ट्स जो हैं दे आर वोन आउट, थक चुके हैं, टूट चुके हैं. अब वो पस्त हो गए हैं. कई सारे वॉर्स लड़के आए हैं. अब दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स. दे हैव बीन वोन आउट बाय मैनी वॉर्स, है ना. पूरी तरह से वो थक चुके हैं. दैट्स पार्ट ऑफ वाई chilling out and eating lotus sounds so good to them. Sweet retirement plan लग रहा है राइट उनका. Eyes grown dim with gazing on the pilot stars. So now what they want to do is just with their eyes grown dim with the effect of that flower, जो लोटस फ्लावर्स को खा खा के उनकी माइल्ड मेलनकलिक आइज़ हैं जो कि डिम हो चुकी हैं. यानी उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो हर वक्त एक नशे की स्थिति में रहते हैं, आधे सोए आधे जागे. पास में से कोई आवाज़ दे रहा है तो लगता है कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, लाइक दैट. तो वो कह रहा है विद गेजिंग ऑन द पायलट स्टार्स. तो वो पायलट स्टार को गेज़ करते हुए वो जो ओल्ड सेलर्स हैं वो सिर्फ वहाँ लेट कर स्टेयर करना चाहते हैं, स्टार्स को देखना चाहते हैं. एंड दे वांट टू डू एनीथिंग एल्स, want to go anywhere else. So this brings us the end of the 6th stanza, and in our next lecture we'll be looking into our next stanza, 7th part of the chorus song. Thank you for joining today's class.